डेप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिजर्व्स पार्ट 4 मूल्यह्रास आयोजन एवं संचय के इस चौथे भाग में आपका पुनः स्वागत है। गत तीसरे भाग में हमने मूल्यह्रास की विभिन्न विधियों के बारे में अध्ययन प्रारंभ किया था। दो विधियां स्थायी किस्त पद्धति और घटती हुई किस्त पद्धति के बारे में गत व्याख्यान में हमने डिस्कशन कंप्लीट कर लिया था। मूल्यह्रास की कुछ और विधियों के बारे में इस व्याख्यान में बात करेंगे। अगली विधि है द नेक्स्ट मेथड इज सम ऑफ ईयर्स ऑफ डिजिट्स मेथड, अंकों के योग की विधि। इट इज variation of the reducing balance method. In this case, the annual depreciation is calculated by multiplying the original cost of the assets less its estimated scrap value by the fraction represented by। यह हासित शेष पद्धति का ही एक रूप है। इस विधि में वार्षिक हास संपत्ति की मूल लागत से उसका अनुमानित अवशेष मूल्य घटाकर निम्न भिन्न से गुणा करके निकाला जाता है। द नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग द प्रेजेंट ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द एसेट्स, संपत्ति के शेष जीवन में वर्तमान वर्ष सहित वर्षों की संख्या अपॉन टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ द एसेट्स इन ईयर्स। इसमें भाग देना है संपत्ति के संपूर्ण जीवन काल के अंकों का योग वर्षों में। सपोज द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट इज 10 years. द टोटल ऑफ ऑल द डिजिट्स फ्रॉम 1 to 10 is 55. That is 10 plus 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1, or by the formula n plus 1 upon 2 is equal to n is number of years 10 multiplied by 10 plus 1 that is 11 whole upon 2 is equal to 55। मान लीजिए संपत्ति का अनुमानित जीवन 10 वर्ष है। 1 से 10 तक कुल अंकों का योग 55 है, अर्थात 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। यह इसको सूत्र द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है। n मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1 दैट इज 11 अपॉन 2, और ये हो जाता है 55। द डेप्रिसिएशन टू बी रिटन ऑफ इन द फर्स्ट ईयर विल बी 10 upon 55 of the cost of the assets less estimated scrap value, and the depreciation for the second year will be 9 upon 55 of the cost of asset less estimated scrap value and so on। इस प्रकार पहले वर्ष का हास संपत्ति की लागत से उसका अनुमानित अवशेष मूल्य घटाकर प्राप्त मूल्य को 10 upon 55 से गुणा करके आएगा। दूसरे वर्ष के हास के लिए इस मूल्य का 9 upon 55 निकाला जाएगा। द मेथड इज नॉट येट इन वोग एंड इट्स एडवांटेजेस आर द सेम एज दोज ऑफ द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। यह विधि ज़्यादा प्रचलन में नहीं है और इसके लाभ हासित शेष विधि के समान ही है। अब हम एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक कंपनी ने 10 लाख रुपए की एक मशीन क्रय की है जिसका अनुमानित जीवन काल 10 वर्ष है और जिसकी स्क्रैप वैल्यू अवशेष मूल्य 1,20,000 रुपये आने की संभावना है। हमें प्रथम वर्ष का
मूल्यह्रास अगर ज्ञात करना है तो वह होगा संपत्ति का जीवन मूल्य 10 लाख, उसमें से 1,20,000 को घटा देने पर कुल हासिल मूल्य होगा 8,80,000 डिवाइडेड बाई 55 मल्टीप्लाइड बाई 10। 8,80,000 में 55 को डिवाइड करके जब 10 से गुणा करेंगे तो मूल्यह्रास की राशि ज्ञात हो जाएगी। The next method of depreciation is annuity method. मूल्यह्रास का मूल्यह्रास की अगली विधि वार्षिक विधि है। This is a method of depreciation which also takes into account the element of interest on capital outlay and seeks to write off the value of the asset as well as the interest lost over the life of the asset. यह हास की एक ऐसी विधि है जो पूंजी निवेश पर ब्याज के तत्वों को भी ध्यान में रखती है तथा संपत्ति के जीवन में संपत्ति के मूल्य तथा खोए गए ब्याज को अपलिखित करती है। It assumes that the amount laid out in acquiring assets, if invested elsewhere, would have earned interest, which must be reckoned as part of the cost of asset. यह विधि मानकर चलती है कि संपत्तियों को प्राप्त करने में लगी राशि यदि अन्यत्र विनियोजित की जाती तो उस पर ब्याज मिलता, जिसको संपत्ति की लागत का भाग माना जाना चाहिए और उसके जीवन की अवधि निर्धारित कर ली जानी चाहिए। On that basis, the amount of depreciation to be annually provided in the accounts is ascertained from the annuity tables. To write off each year interest on the capital outlay as well as part of the capital sum at the rate that the whole of the capital sum and interest accruing thereon would be written off over the life of the asset. इस आधार पर हास की राशि जो खातों में प्रतिवर्ष दिखाई जाती है वार्षिक सारिणी एन्युटी टेबल द्वारा निकाली जाती है ताकि प्रत्येक वर्ष पूंजीगत निवेश पर ब्याज तथा पूंजीगत राशि का एक भाग उस दर से अपलिखित किया जाए कि संपूर्ण पूंजीगत राशि और उस पर उपार्जित होने वाला ब्याज संपत्ति के जीवन में अपलिखित हो जाए। Though the amount written off annually is constant, the interest in the earlier years being greater, only small amount of the capital outlay is written off. यद्यपि अपलिखित राशि वार्षिक रूप में समान होती है, फिर भी पहले वर्षों में ब्याज अपेक्षाकृत अधिक होता है। केवल पूंजीगत निवेश का छोटा सा भाग ही अपलिखित हो पाता है। This proportion is reversed with the passage of time. यह अनुपात समय बीतने के साथ साथ विपरीत होता जाता है। This method is eminently suitable for writing off the amounts paid for long leases which involve a considerable capital outlay. यह विधि उन दीर्घकालीन पट्टों की राशि को अपलिखित करने के लिए व्यापक रूप से उपयुक्त रहती है जिनमें विचारणीय पूंजीगत निवेश किया जाता है। It is not practicable to adopt this method for writing off depreciation of plant and machinery on account of frequent charges in the value of such asset which would
necessitate the recalculation of the amount of depreciation to be written off annually. संयंत्र एवं मशीनों पर हाथ लगाने के लिए इस विधि को अपनाना व्यवहारिक नहीं होगा, क्योंकि इसमें संपत्ति के मूल्य में बार बार आने वाले परिवर्तनों तथा प्रतिवर्ष लगाई जाने वाली हाथ की राशि को पुनः निकालने की आवश्यकता अनुभव होगी. The next method of depreciation is sinking fund method. It is a very popular method nowadays. शोधन कोष विधि वर्तमान में यह बहुत ही स्वीकार्य विधि है. If a large sum of money is required for replacement of property, plant equipment at the end of its effective life, it may not be advisable to leave in the amount of depreciation set apart annually, for it may or may not be available in the form of the readily realizable assets to the enterprise at the time it is required. यदि संपत्ति के उपयोगी जीवन की समाप्ति पर उसकी प्रतिस्थापना के लिए धन की आवश्यकता हो, तो यह अनुचित नहीं होगा कि संस्था के अंदर वार्षिक रूप से लगाई गई हाथ की राशि वहीं छोड़ दी जाए, ताकि यह आवश्यकता के समय तत्पर संपत्तियों के रूप में उपलब्ध की जा सके. To safeguard this position, the amount annually provided for depreciation may be placed to the credit of the sinking fund account, and at the same time an equivalent amount may be invested in government securities. इस विधि में इस स्थिति से बचने के लिए वार्षिक रूप से लगाई गई हाथ की राशि शोधन कोष खाते में क्रेडिट कर दी जाती है और उसी समय समस्त राशि सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर दी जाती है. The interest on these securities when received would be reinvested and the amount thereof would be credited to the sinking fund account. और उससे प्राप्त ब्याज का पुनः निवेश किया जाए तथा राशि शोधन कोष खाते में क्रेडिट कर दी जाती है. The amount of annual provision for depreciation in such a case is calculated after taking into account interest that the amounts annually invested shall be earning over the period these will remain invested. ऐसी स्थिति में हाथ के लिए वार्षिक प्रावधान की राशि उस ब्याज को ध्यान में रखकर निकाली जानी चाहिए जो वार्षिक रूप से विनियोजित राशियों से उस अवधि में अर्जित की जा सके जिसके दौरान ऐसा नियोजन किया जाए. When the asset is due for replacement, the securities are sold and the new asset is purchased with the proceeds of their sale. जब संपत्ति की प्रतिस्थापना का समय आ जाए तो प्रतिभूतियों को बेच दिया जाता है और उस राशि से नई संपत्ति खरीद ली जाती है. The book value of the old asset at the time is transferred to the sinking fund account. पुरानी संपत्ति का पुस्तक मूल्य शोधन कोष खाते को अंतरित कर दिया जाता है. Any amount realized on sale of the old asset as well as the profit or loss on sale of securities are also transferred to the sinking fund account, and it is closed off by transfer of the balance of the profit and loss account or general reserve. पुरानी संपत्ति का पुस्तक मूल्य जैसा कि बताया गया शोधन खाते में अंतरित कर दिया जाएगा. पुरानी संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि तथा प्रतिभूतियों के विक्रय से प्राप्त राशि लाभ या हानि को भी शोधन कोष खाते में अंतरित कर दिया जाता है और इस खाते को
लाभ हानि खाते या सामान्य संचय खाते के शेष में अंतरित करके बंद कर दिया जाता है। साधारण शब्दों में यह कहा जा सकता है कि जितना मूल्यह्रास लगाया जाएगा उतनी राशि को अलग करके प्रतिभूतियों में निवेश कर देंगे और ऐसा तब तक चलता रहेगा जब तक संपत्ति को प्रतिस्थापित करने का समय नहीं आ जाता। जैसे ही संपत्ति को प्रतिस्थापित करने का समय आएगा, पुरानी संपत्ति को भी बेच देंगे, प्रतिभूतियों को भी बेच देंगे। उससे प्राप्त होने वाली राशि को हम नई संपत्ति की पुनर्स्थापना में लगा देंगे। The amount to be set apart annually by way of depreciation is ascertained from sinking fund tables. They readily show the amount which must be invested each year to accumulate to rupee 1 at a given rate of interest within the stated period. प्रतिवर्ष हास के रूप में निकाली गई राशि शोधन कोष सारिणी द्वारा निकाली जाती है। कितनी राशि प्रत्येक वर्ष विनियोजित की जाए यह सारिणी द्वारा तुरंत ज्ञात हो जाता है, ताकि निर्दिष्ट अवधि में नियत ब्याज दर पर 1 रुपये को बनाया जा सके। This method may also be operated a little differently. The amount set apart on account of depreciation, instead of being invested annually in the purchase of government securities, may be paid out as premium on a policy maturing at the end of the life of the asset for an amount equal to the sum that will be required for its replacement. उपरोक्त विधि को थोड़े से परिवर्तन द्वारा भी लागू किया जा सकता है। हास के कारण एकत्रित राशि सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय में वार्षिक रूप से विनियोजित करने के स्थान पर इसी राशि को बीमा प्रीमियम के रूप में चुकाया जा सकता है, जो संपत्ति के जीवन के अंत में परिपक्व हो जाए उस राशि के बराबर का बीमा जो उसके प्रतिस्थापन के लिए अपेक्षित हो। In that case, the amount of the premium when paid will be debited to the policy account instead of the investment account. ऐसी दशा में जब परिपक्व की राशियां चुकाई जाती है तो निवेश खाते को डेबिट करने के स्थान पर पॉलिसी खाते को डेबिट किया जाता है और इस विधि का नाम इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड के नाम से बुलाया जाता है। एक बात आप सभी विद्यार्थी और ध्यान दें, सिंकिंग फंड 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, संचयी और असंचयी, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में प्रतिभूतियों से प्राप्त होने वाले ब्याज को भी सिंकिंग फंड में ही जोड़ा जाता है। यदि फंड नॉन क्यूमुलेटिव हो तो ब्याज को पुनः निवेशित नहीं किया जाता, केवल जो मूल्यह्रास की राशि है उसे ही निवेशित किया जाएगा और प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले ब्याज को सामान्य आय मानकर लाभ हानि खाते में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। कुछ और भी विधियां हैं जिनके बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।